गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो डेरिवेटिव्स में पढ़ा था वो पढ़ा था ऑप्शंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव है वो है हमारा स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं? इंटरचेंज करना, यानी कि एक जो इन्वेस्टर है दूसरे इन्वेस्टर के साथ अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेता है। तो जो कैश फ्लो ए को मिलने वाले थे वो बी को मिलेंगे, जो बी को मिलने वाले थे वो ए को मिलेंगे। इस तरीके से ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको स्वैप बोलते हैं। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये होते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी एक्सचेंज के थ्रू करेंगे या जैसे भी, ये क्या करते हैं कि प्राइवेटली हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो होते हैं। कैश फ्लो या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो एक की होगी अब वो दूसरे की बन जाएगी और जो दूसरे वाली है वो पहले की बन जाएगी। तो इस तरीके से ये होते हैं। हमने थोड़ा सा पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये है। इसके अलावा कस्टमाइज ट्रांजैक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, टेलर मेड पॉसिबल है, क्योंकि देखो आपस में करना है ना। अब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपस में जिस बात पर ये दोनों नेगोशिएट करके एग्री करते हैं उसी को जो है ये आगे कॉन्ट्रैक्ट में डालकर और यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। तो कई तरह का रिस्क जो है उससे हम यहाँ पर बच सकते हैं। ये दोनों ए और बी जो भी इनकी परसेप्शन है उसके हिसाब से ये रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं। ये है। अब जो है जैसे इसको एग्जाम्पल ले अगर इसका, तो ऐसा हो सकता है कि लोन को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मेरी पोजीशन ये थी कि मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मुझे लोन पर पे करना है, मान लो, ठीक है। तो अब जो है मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया बी के साथ, मान लो। तो अब मुझे क्या करना है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे करना है और बी को क्या करना है, फिक्स करना है, ठीक है। तो हमने अपनी पोजीशन जो मुझे पहले फिक्स पे करना था अब बी को करना है वो फिक्स, और जो बी को पहले फ्लोटिंग करना था मैं फ्लोटिंग पे करूँगी। तो ये हमारी परसेप्शंस पर है। हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मुझे ये लगता है कि फिक्स्ड वाला ठीक रहेगा लेकिन मैंने फ्लोटिंग वाले में किया हुआ है। उनको लगता है कि जो है फ्लोटिंग वाला ठीक रहेगा, उन्होंने फिक्स्ड वाले में किया हुआ है। तो हमने ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एग्री करके कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं, वाइस वर्सा। तो ये है। जो स्वैप्स हैं वो क्यों किए जाते हैं, जैसे कई बार ना आर्बिट्रेज का प्रोसेस है, हमने पढ़ा है कि आपने एफएम में भी पढ़ा है कि हम दो मार्केट में जो है ज़्यादा देर तक चेंजेस नहीं रहेंगे सिक्योरिटी में, वो वापस से वहीं पर आ जाती है क्योंकि आर्बिट्रेज वर्क करता है। तो कई बार आर्बिट्रेज में भी बैरियर्स आती हैं। उन बैरियर्स वो जो बैरियर्स हैं वो आर्बिट्रेज की फंक्शनिंग को रोक देती हैं। इसलिए क्या है कि वहाँ पर स्वैप्स फिर काम आते हैं। हम स्वैप्स को यूज़ करके और अपनी पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। ये है। अब वो बैरियर्स क्या हो सकती हैं, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कई बार फॉरवर्ड और स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करते हुए, तो वो एक बैरियर बनती हैं। इसके अलावा डिफरेंट परसेप्शन होती हैं इंटरेस्ट के बारे में, रिस्क के बारे में, क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। तो इसलिए ना क्या होता है कि ये भी एक बैरियर बन जाती है आर्बिट्रेज में फिर। तो इसलिए हम वहाँ पर स्वैप्स का इस्तेमाल करके और हेज कर सकते हैं, या कह सकते हो आपकी रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अब स्वैप्स भी कई टाइप के होते हैं। जैसे पहला है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। इंटरेस्ट रेट्स जो है सबसे ज़्यादा कॉमन स्वैप है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो बायर और सेलर हैं उनके बीच में जो इंटरेस्ट रेट स्वैप परचेज़ करते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन होती है। ये डिसाइड होता है उनके बीच में कि जो इंटरेस्ट होगा, जो नोशनल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट है ना, हम उस इंटरेस्ट का अमाउंट जो है उसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो वो जो है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप कहलाता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड का होता है, 1 से 15 साल का ये हो सकता है हमारा लोन। और इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है उसके भी फिर आगे 3 टाइप हैं। पहला जो है वो है कूपन स्वैप। कूपन स्वैप जो है वो क्या होता है, फिक्स्ड रेट ओब्लिगेशन को आप फ्लोटिंग रेट के साथ एक्सचेंज जब करते हो तो उसको बोलते हैं कूपन स्वैप। अब ये जो है हमारा फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये क्या कहता है कि ये हमारा डिसाइड होता है। जैसे फिक्स्ड रेट जो है इंटरेस्ट की जो आपको पे करनी है वो जो है बॉन्ड खरीदा, मान लो आपने, बॉन्ड के स्प्रेड पर डिपेंड करती है। बॉन्ड का स्प्रेड क्या होता है कि जो हाईएस्ट यील्ड देने वाला बॉन्ड है आपका और जो आपका स्टैंडर्ड बॉन्ड मतलब नॉर्मल यील्ड देने वाला बॉन्ड है, उनमें जो डिफरेंस है रेट का, मान लो कि जो नॉर्मली रेट चल रही है वो चल रही है 4%, ठीक है। आप हाईएस्ट यील्ड देने वाला दे रहा है आपको 7%।
तो यहाँ पर 3% का स्प्रेड हो गया ना। तो ये कहता है कि जो फिक्स्ड रेट जो है वो आपकी स्प्रेड कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये है। और दूसरी पार्टी जो कि फ्लोटिंग रेट के बेसिस पर पे कर रही है, वो एक डेजिग्नेटेड इंडेक्स के अगेंस्ट जो है ये फ्लोटिंग रेट उसकी डिसाइड होती है। जैसे स्प्रेड के बेस पे फिक्स्ड रेट डिसाइड हुई, ऐसे ही ना फ्लोटिंग रेट डिसाइड होती है डेजिग्नेटेड इंडेक्स के बेस पर। अब डेजिग्नेटेड इंडेक्स जो है वो कई हो सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में ट्रेजरी बिल रेट को ले सकते हो आप, ये डेजिग्नेटेड इंडेक्स। इसके अलावा लिबोर को लिया जा सकता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट होती है ये जो है एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं हम इस रेट को, बॉन्ड की रेट होती है ये। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में जो पोजीशन है हमारी उसको एक्सचेंज कर लेते हैं जब हम, तो अब फ्लोटिंग वाला जो है उसको फिक्स्ड वाली पोजीशन में आ जाएगा और फिक्स्ड वाला फ्लोटिंग वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम फिक्स्ड वाले के लिए स्प्रेड ऑफ फॉर अ बॉन्ड यूज़ करेंगे और फ्लोटिंग वाले के लिए लिबोर को यूज़ करेंगे। ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ही समझना है कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। पहला था कूपन स्वैप, दूसरा आता है हमारा बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप क्या है हमारा, कि आप दो फ्लोटिंग रेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, कि मैं भी फ्लोटिंग रेट पर कर रही थी जो है पे करना है मुझे, और दूसरा पर्सन जो है उसको भी फ्लोटिंग रेट पर ही पे करना है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पोजीशन स्वैप कर ली, एक्सचेंज कर ली, तो वो जो है बेसिस स्वैप कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, फिर क्यों हम अपनी पोजीशन को स्वैप करेंगे, क्या फ़ायदा होगा इसमें? होता है जो हमारा बेस है ना, जैसे हमने कूपन वाले में किया, बेस क्या लिया था, फ्लोटिंग वाले में हमने लिबोर, या फिर हम कह रहे थे कि ट्रेजरी बिल वाले को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम एक जन तो ले रहा है हमारा लिबोर के बेसिस पर, दूसरा ले रहा है मान लो कि मीबोर पर। ये मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होती है मीबोर, जो हमारे देश में यूज़ की जाती है। तो लिबोर वाली जो है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। तो एक पर्सन जो है उसकी फ्लोटिंग रेट लिबोर के बेस पे डिसाइड हुई है, दूसरा पर्सन जो है उसकी फ्लोटिंग रेट जो है वो मीबोर के बेस पर डिसाइड हुई है। तो हमने ये वाली पोजीशन चेंज कर ली, मतलब अब मुझे अगर मिलेगा तो वो लिबोर के हिसाब से, और जो दूसरा पर्सन है उसको मीबोर के हिसाब से डिसाइड करके, और फिर हमारा जो है फ्लोटिंग रेट मिलेगी। तो वो एक्सचेंज कर ली ना हमने। तो ये जो है इससे हम अपने जो है रिस्क को कर सकते हैं कंट्रोल, या से कह सकते हैं कि मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था बेसिस स्वैप। इसके बाद आता है बॉन्ड स्वैप। यहाँ पर हमने क्या किया, बॉन्ड स्वैप क्या होता है कि जिसके अंदर हम साइमल्टेनियस बाय और सेल कर देते हैं बॉन्ड्स को। तो मतलब बॉन्ड्स वाली ही पोजीशन हमने एक्सचेंज कर ली है। तो जैसे हमने मान लो कि मेरे पास बॉन्ड है, मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। उससे जो प्रोसीड्स मुझे मिली ना, मैंने उसी से स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर दी दूसरे बॉन्ड में, ठीक है। तो वो जो है ये मैंने अपनी पोजीशन को खुद ही स्वैप कर लिया, तो ये हमारा बॉन्ड स्वैप कहलाता है। तो ये अब यील्ड में जब डिफरेंस होगा तभी मैं ऐसा करूँगी ना। जैसे मान लो कि अभी जो मेरे पास बॉन्ड है उस पर मुझे मिल रहा है 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये 5% वाला बेच दिया, इससे जो मुझे प्रोसीड्स मिली बेचने के बाद, मैंने उससे ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी जो मुझे 7% दे रहा है। तो क्या हो गया, मैंने अपनी हेजिंग कर ली ना, मैंने उसको फ़ायदा उठा लिया ना, स्पेकुलेशन कह लो आप चाहे। तो ये जो है डिफरेंशियल यील्ड के लिए हम ऐसा करते हैं। इसमें हम सिर्फ ये बॉन्ड की बात नहीं की, सिर्फ एक बॉन्ड को, हम पूरे पोर्टफोलियो को भी इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं कि हमने पूरा पोर्टफोलियो जो है पहले बेच दिया, उससे जो प्रोसीड आई हमने दूसरा पोर्टफोलियो जो है वो खरीद लिया, जिससे कि हमें हाई यील्ड मिल सकती है, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्वैप है। बॉन्ड स्वैप भी हमारा 3 तरीके का है, सब्सटीट्यूशन स्वैप है, इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप है, और टैक्स स्वैप है। जो हमारा सब्सटीट्यूशन स्वैप है वो क्या कहलाता है, जहाँ पर जो स्वैप हम कर रहे हैं उसकी उनमें बॉन्ड की जो फीचर्स हैं हमारी वो सिमिलर है। मतलब जैसे मैंने ये कहा ना कि मैंने एक बॉन्ड जो है वो ख़रीदा हुआ है मेरे पास है, जिस पर मुझे 5% इंटरेस्ट रेट मिला। अब दूसरा बॉन्ड जो है वो मैंने ख़रीदा है अभी, उसको 5% वाले को बेच के 7% वाला, तो वो बॉन्ड की जो फीचर्स हैं ना दोनों की वो सेम है, सिमिलर सी हैं, लगभग एक जैसी फीचर्स के हैं वो दोनों बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि
सिर्फ मैं हाई यील्ड के लिए ही ये एक्सचेंज कर रही हूँ। तो ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन स्वैप कहलाता है। इसके बाद आता है इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप। ये जो है प्राइस डिफरेंस जब दो मार्केट में होता है, उस चीज़ को हम एडवांटेज उठाने के लिए हम इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप को यूज़ करते हैं। जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मार्केट में एक बॉन्ड को हम सेल करेंगे और फिर जो प्रोसीड आएंगे उसको दूसरी मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे, दूसरी मार्केट में से हम बॉन्ड को खरीदेंगे। तो ये हमारा जो है हमारा इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप कहलाएगा। जैसे कि मैंने मान लो कि मेरे पास कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, मैंने उसको सेल किया और मैंने फिर इंडस्ट्रियल बॉन्ड खरीद लिया, तो ये इंटर मार्केट स्प्रेड स्वैप कहलाएगा। इसके बाद आता है टैक्स स्वैप। टैक्स स्वैप क्या है कि एक्सचेंज करते हैं हम टैक्सेबल बॉन्ड को नॉन टैक्सेबल बॉन्ड के साथ टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, कि हमारा टैक्स बर्डन जो है वो कम हो जाएगा इससे। तो इसलिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है कि हम सेल करते हैं एक बॉन्ड को जो कैपिटल लॉस हो सकता था हमें जिसमें, और हमने जो है सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे कि हम एक्सचेंज कर लें टैक्सेबल इंडस्ट्रियल बॉन्ड को नॉन टैक्सेबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पर तो टैक्स लगता नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स उन पर टैक्स लगता है, तो हमने अपनी पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर लिया। या फिर हम ऐसा करें कि एक कंपनी का बॉन्ड जो है हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं अनदर कंपनी के बॉन्ड के साथ, सेम प्राइस और सेम फीचर्स पर। कैपिटल लॉस वाला था हमारा ये बॉन्ड जो था, उसको हमने कर लिया ये एक्सचेंज यहाँ पर। तो ये है हाई यील्ड वाले के साथ हम ऐसा करेंगे, तो ये भी टैक्स स्वैप हमारा कहलाता है। ये है। इसके बाद यहाँ पर आता है, ये तो था हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। इसके बाद आता है हमारा करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप्स क्या होते हैं, जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को हम स्वैप कर लेते हैं। फॉरेन करेंसी जो है उसके साथ हमारी करेंसी को हमने स्वैप कर लिया, तो वो हो जाएगा करेंसी स्वैप। तो यहाँ पर दो पार्टी एक्सचेंज कर लेती हैं कैश फ्लोज डिफरेंट करेंसीज में, ठीक है। तो ये है, तो हमारा जो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज वाला जो रिस्क होता है वो भी हमारा कम हो जाता है, उससे भी बच जाता है, और इंटरेस्ट रेट का रिस्क जो है हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होता है ये, कि जो मान लो कि मैंने इंडियन रुपी में लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो अब जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है मुझे वो पे करना है और जो इंटरेस्ट है मुझे वो भी पे करना है, ठीक है। किसी और पर्सन ने मान लो कि US डॉलर में जो है लोन लिया हुआ है, तो अब उसको क्या करना है कि उसको भी US डॉलर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। अब हमने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अब मुझे US डॉलर मिलेंगे और उसको मिलेंगी इंडियन करेंसी, तो हम ये जो है ये करेंसी स्वैप कहलाता है, ठीक है। तो इससे कई बार कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाती है, या फिर जो हम बच सकते हैं इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है हमारा उससे, और एक्सचेंज रेट रिस्क है उससे। ये जो है लॉन्ग डेटेड होती हैं, लंबे टाइम पीरियड के लिए भी हम इनको फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं। ये है। इसके बाद आता है हमारा डेट इक्विटी स्वैप। डेट इक्विटी स्वैप जो है वो हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक्सचेंज करते हैं डेट को इक्विटी के साथ या इक्विटी को डेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये रीफाइनेंसिंग की डील है। यहाँ पर डेट होल्डर जो है वो उसको इक्विटी मिल जाएंगे, डेट उसका कैंसिल हो जाएगा, और इक्विटी होल्डर जो है उसको डेट मिल जाएगा, उसका इक्विटी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डिपेंड करता है ये अलग अलग पोजीशंस पर कि कैसे ये कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। ये है। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कंपनी को रिड्यूस करने में फाइनेंशियल लायबिलिटी, कई बारी कंपनी है कि अगर ज़्यादा बन रही है तो वो क्या करता है, उसको डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा जो है फेवरेबल मार्केट कंडीशंस जो है लो कॉस्ट डेट को हाई कॉस्ट इक्विटी में कन्वर्ट करने से कई बारी मिलती है। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस का फ़ायदा उठाने के लिए ये कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर जो है उसको इस तरह की सिक्योरिटी में जहाँ पर उसको लीगल इश्यूज़ ना हो, इस तरह की जो है वो सिक्योरिटी में इशू करना चाहता है, तो कई बारी ऐसे में भी डेट इक्विटी स्वैप हो जाता है। तो ये डेट इक्विटी स्वैप है। इसके बाद आते हैं वारंट्स।
वारंट्स क्या होते हैं, जिनको कंपनी खुद इशू करती है और लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड के होते हैं। ये काइंड ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटी है जिसमें कि हम राइट या कह सकते हो आप ऑप्शन देते हो, जो भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी है उसको खरीदने का या कन्वर्ट करने का कह सकते हो आप। वारंट्स जो है वो आप मान लो कि इक्विटी वारंट्स हैं, तो इशू जो इक्विटी शेयर्स पर ही ज़्यादातर ये इशू किए जाते हैं। इनको खुद को भी आप वारंट्स जो है ना, उनको खुद को भी आप परचेज सेल कर सकते हो, इसीलिए हम इनको डेरिवेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है कि कंपनीज जो है वो फंड्स रेज करने के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं, और स्टॉक वारंट्स जो है वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं फिर इन्वेस्टर को कि बाद में वो कंपनी से जो है वो शेयर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। इसके अलावा हमेशा जो है वारंट्स अटैच होंगे किसी सिक्योरिटी के साथ, चाहे वो बॉन्ड्स के साथ अटैच हो, डिवेंचर्स के साथ हो या इक्विटी शेयर्स के साथ हो। लेकिन इनको सेपरेटली भी सेल परचेज किया जा सकता है। ये स्वीटनर की तरह होते हैं। वारंट्स जो है मान लो इक्विटी के लिए है, ओवर द काउंटर भी फिर इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो या परचेज सेल कर सकते हो। ये ज़्यादातर लंबे टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 3 से 15 सालों के लिए होते हैं, और ये जो है स्पेकुलेशन और लीवरेज करने के लिए इनको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहे हैं चेंज करने का, मतलब इसको रखना है या नहीं रखना है, और वहाँ पर भी ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन वाले में भी। तो डिफरेंस दिया हुआ देखिए दोनों का, इसको समझते हैं। पहला, इशूअर कौन होता है वारंट का? वारंट जो है वो कंपनी खुद इशू करती है। ऑप्शन जो है वो कंपनी इशू नहीं करती। ऑप्शन जो है इन्वेस्टर एक दूसरे को देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप चाहो तो मुझसे 1 महीने बाद ये परचेज कर लेना, चाहे ना करना। आपने ये ऑप्शन मुझसे खरीदा है, कंपनी से हम ऑप्शंस नहीं खरीदते। लेकिन वारंट्स जो है वो कंपनी खुद इशू करती है। मैच्योरिटी की अगर बात करें तो वारंट्स की मैच्योरिटी लंबे टाइम पीरियड के 3 से 15 साल की हमने पढ़ा। ऑप्शंस जो है फ्यू वीक्स या फिर फ्यू मंथ्स तक के ही होते हैं। डायल्यूशन की बात करें तो वारंट्स जो है वो डायल्यूशन जो है कॉज करते हैं, लेकिन ऑप्शंस कोई डायल्यूशन कॉज नहीं करते। आप खुद समझें इसको कि वारंट्स जो है अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो अब इक्विटी शेयर जो है वो ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, और यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा इसका, तो डाइल्यूशन हो रहा है। लेकिन ऑप्शंस जो है वो क्या है कि इक्विटी शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, आपस में इन्वेस्टर्स कर रहे हैं ये, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि इक्विटी शेयर खत्म होकर अब कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसलिए क्या है, ये इस डाइल्यूशन कॉज नहीं करते। फंडिंग की बात करें तो कंपनी को फंडिंग मिलेगी वारंट से, लेकिन ऑप्शन से कंपनी को कोई भी फंडिंग नहीं मिलती। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो जो वारंट्स हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं कन्वर्टिबल्स। कन्वर्टिबल का मतलब ये है कि वो सिक्योरिटीज़ जो कन्वर्ट हो जाएंगी किसी और सिक्योरिटी में, उनको हम कन्वर्टिबल बोलते हैं। जैसे कि बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जो है, इनको हम कई बार ऑप्शन दे देते हैं कि वे इक्विटी शेयर्स में एग्रीड प्राइस पर कन्वर्ट हो सकती है। वैल्यू, प्राइस और प्रीमियम वगैरह जो है, रेशो क्या होगी कन्वर्जन की, ये सभी जो है ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जो बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स फुली और पार्शली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स होते हैं, हमें इस चीज़ का पता है। टाइम प्राइस रेशो जो है वो भी प्री फिक्स होती है कि किस टाइम पर कन्वर्ट करेंगे और क्या बेसिस होंगे, किस प्राइस पर होंगे, किस रेशो में कन्वर्ट होंगे, ये सब पहले से डिसाइड होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे हमने वारंट्स के बारे में पढ़ा, तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें डिसिमिलरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको समझने के लिए ये पता लगाना पड़ेगा कि कन्वर्टिबल्स क्या है और वारंट्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। टाइम फ्रेम की बात करें तो कन्वर्टिबल्स जो है उनका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। वारंट्स का फिक्स टाइम फ्रेम होता है कि कितने समय के लिए ये इशू किए गए हैं। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्टिबल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर्स में। वारंट्स जो है वो कन्वर्ट नहीं होते किसी और सिक्योरिटी में।
सेपरेशन की बात करें, कन्वर्टिबल जो है वो इनसेपरेबल है, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो डिबेंचर अगर कह दिया कि कन्वर्टिबल है और वो कन्वर्ट होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे, लेकिन वारंट्स जो है वो डिटैच्ड होते हैं। वैल्यू की अगर बात करें तो कन्वर्टिबल्स जो है वो खुद अपने जो है ओन राइट में वैल्यूएबल होते हैं। और जो वारंट्स की अगर बात करें, सिर्फ एक पोर्शन जो है वारंट्स का, उसकी वैल्यू इस ऑप्शन से डिराइव होती है कि वे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बाद में इक्विटी जो है ले सकते हैं, उस ऑप्शन पर डिपेंड करती है। तो ये थे हमारे वारंट्स और कन्वर्टिबल। इसके बाद आते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है ये प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसा कि हम सबको पता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एक्सचेंज नहीं काम करती। दो लोग या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नेगोशिएट करके एग्री करेंगे, और क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि कोई डिफ़ॉल्ट पर ना आ जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको क्रेडिट डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं। जनरली बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज और अदर्स जो हैं इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर अंडरलाइन को ट्रांसफ़र किए बिना एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को क्रेडिट रिस्क ट्रांसफ़र कर देती है, इसको बोलते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव। तो ये जो है, जो कम इशूअर है, वो जो बोरोवर्स की क्वांटिटी में चेंज होने से जो रिस्क उसका हो जाता है, उसको जो है रिस्क को कवर करने के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करता है। अब क्रेडिट डेरिवेटिव भी 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे टोटल रिटर्न स्वैप है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने क्या कर रखा है, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, एक तरीके से लोन दे रखा है कंपनी को, ठीक है। अब क्या हुआ कि टोटल रिटर्न स्वैप्स क्या कहलाते हैं कि मैंने क्या किया कि जो मेरी पोजीशन है यहाँ पर कि भाई मैंने डिबेंचर खरीद लिए, एक कंपनी को मैंने पैसे दे दिए ना, अब मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा और जब रिडीम होंगे तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो अब हमने इस पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। मैंने क्या किया कि किसी भी दूसरे ए पर्सन को ये कह दिया कि जो भी रिटर्न मिलेगी ना वो सारी आप लोगे इस डिवेंचर पर। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ, कई बार क्या होता है कि मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद अभी अमाउंट की ज़रूरत है, तो प्राइवेटली मैंने किसी भी अपने अच्छे दोस्त के साथ ही कॉन्टेक्ट किया कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे दे दो पैसे, और जो भी यहाँ से आएगा, जो मैंने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारा जो रिटर्न है वो आपका हो जाएगा। तो ये टोटल रिटर्न स्वैप कहलाता है। अब जो है डिवेंचर उसके नहीं हुए, लेकिन सारा रिटर्न जो है मैंने उसको दे दिया, तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग है वो एक्सचेंज नहीं कर रहे हम, ये है। इसके बाद आता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है डिफ़ॉल्ट के रिस्क से बचने के लिए ये किया जाता है। इसमें जो है रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लेंडर और इन्वेस्टर्स को यूज़ करते हैं। और तो यहाँ पर जो है एक काउंटर पार्टी तो पीरियोडिक फ़ीस पे करेगी नोशनल अमाउंट पर, और दूसरी पार्टी जो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो प्रिंसिपल पे करेगी। तो ये है। अब यहाँ पर देखो, अभी ये सेम स्थिति अगर मान लो कि मैंने एक कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, या किसी भी एक कंपनी को मैंने लोन दे रखा है, ठीक है। अब वो जो है उसका मुझे इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा जब वो हो जाएगी मैच्योरिटी पर। तो ये मैंने क्या किया, किसी और को दे दिया और मैंने उससे मान लो अभी पैसे ले लिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्रेडिट रिस्क से हम बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो कंपनी है ना, मान लो कि उसने डिफ़ॉल्ट पर आ गई कंपनी आपको पे नहीं कर पा रही, मतलब दूसरी पार्टी को ना, अब क्योंकि उसने लेने सारे पैसे, तो तब उसको पे नहीं कर पा रही। तो अब कंपनी तो क्या करेगी, फ़ीस पे करेगी पीरियोडिक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पर है वो। एक काउंटर पार्टी जो है वो फ़ीस पे करेगी, दूसरी जो है वो क्या करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी। मतलब मैं जो हूँ, मैं क्या करूँगी, क्योंकि पैसे तो मैंने लिए थे ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आपको पैसे वापसी मैं करूँगी। तो ये है। तो डिफ़ॉल्ट पर अगर कंपनी आती है तो हम मतलब उस पर्सन की कोई वो नहीं है जिसने मेरे साथ स्वैप किया था, क्योंकि उसने तो मेरे लिए किया ना ये, तो हमने आपस में किया है। तो अब मेरी जिम्मेवारी बनती है ना कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे करूँ, और फिक्स्ड जो पीरियोडिक फ़ीस है वो कंपनी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पर कंपनी आई है तो कंपनी पे कर देगी, ये है। इसके बाद आता है क्रेडिट लिंक्ड नोट। ये जो है
जहाँ पर जो है प्राइस या कूपन रेट जो है वो लिंक्ड होती है कंपनी की एसेट की परफॉर्मेंस पर, कि जो एसेट हमारी है, जो जो ये क्रेडिट जिसके बेसिस पर हम कर रहे हैं ये डेरिवेटिव का इस्तेमाल, जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर जब हम डिसाइड करते हैं रेट को, तो वो जो है क्रेडिट लिंक्ड नोट कहलाता है। क्रेडिट ऑप्शन यहाँ पर रेगुलर बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं हम, और इंटरेस्ट की पेमेंट और लमसम अमाउंट दोनों की यहाँ पर एक तरीके से प्रोमिस करते हैं पे करने का, तो ये क्रेडिट लिंक्ड नोट होता है। ये है। इसके बाद आता है क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। यहाँ पर क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव है जहाँ पर जो है पे ऑफ्स डिपेंड करते हैं क्रेडिट स्प्रेड पर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4% है मान लो, और हाई यील्ड जो है वो 7% है, तो 3% का यहाँ पर स्प्रेड हो गया। तो स्प्रेड के बेसिस पर जब हमारे जो है पे ऑफ्स में चेंजेस आते हैं तो वो क्रेडिट स्प्रेड स्वैप ऑप्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि आपने एक ऑप्शन ख़रीदा हुआ है और किसी और ने दूसरा ऑप्शन ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि सेम क्लास के वो ऑप्शंस अगर है तो स्ट्राइक प्राइस जो है अलग अलग है लेकिन बाकी सेम क्लास है और एक्सपायरी का टाइम भी सेम है अगर, तो यहाँ पर वो जब हम एक्सचेंज कर लेते हैं क्रेडिट स्प्रेड के बेसिस पर किया हमने क्योंकि ये, तो इसलिए क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन कहलाएंगे ये। तो ये था हमारा स्वैप। ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्वैप सिलेबस में नहीं है। सिर्फ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स जब आएगा तो वहाँ पर जो है आपको ये बताना है, इसलिए हमने ये पढ़ा है। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को किस किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये हमने पहले पढ़ लिया था एक वीडियो में। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो ये तो हमने बार बार पढ़ाई है हर एक टाइप के साथ कि कैसे हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, ये भी कई बार बता चुकी हूँ। इसके अलावा लेवल ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो जब हमारा रिस्क को हम हैज कर पाएंगे और जो है स्पेकुलेशन ज़्यादा जब होगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, परचेज सेल ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या है उसके लिए यूज़ करते हैं इन्हांसेस लिक्विडिटी। हमने ये पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं कंपैरेटिवली, तो जो है ये इस चीज़ को भी बढ़ा देता है। फिर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए हम जितनी ज़्यादा डेरिवेटिव यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, तो उसके लिए हम जो है कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, जब आज जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, हमें ये पता है ना कि 3 महीने बाद हम ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो जैसे फ्यूचर्स हैं उनमें तो ऑब्लिगेशन होती है आपकी, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, आपको करना ही पड़ेगा वो, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर के ट्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें पता लग जाते हैं। इसके बाद आता है स्वीटनर। डेरिवेटिव्स जो हैं वो नए इन्वेस्टर के लिए स्वीटनर की तरह हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने लॉसेस को और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जैसे आप बेचना चाहेंगे तो आप बेच भी सकते हैं, तो ये स्वीटनर की तरह काम करते हैं ये है। इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन एंड यील्ड एनहांसमेंट। यहाँ पर जो है जो हमारे अंडरलाइंग एसेट होती हैं बहुत सारी हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकती है, इक्विटीज़, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन्वेस्टर को कि वो कौन सी भी एसेट को डेरिवेटिव मतलब बनाकर, अंडरलाइंग एसेट बनाकर और डेरिवेटिव को परचेज सेल कर सकते हैं अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए, अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, तो सही इस्तेमाल उनका किया जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं ये है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी शॉर्ट कमिंग्स दी हुई है बुक में, वो देख लेना आप। वैसे तो बता भी दी थी कि कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये समझना मुश्किल है इनको, और कई बार इनकी वजह से प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं रहती, इंस्टेबिलिटी मार्केट में आ जाती है। इसके अलावा रेगुलेटरी मेजर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है इनके ऊपर, जिससे कि अट्रैक्टिवनेस कम होती है फिर इनकी। इसके अलावा रिस्क जो है कई बारी कम होने की बजाय ओवर द काउंटर मार्केट में, क्योंकि कई बारी नेगोशिएट किए जाते हैं कई कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उससे जो है रिस्क बढ़ और जाता है कई बारी कम होने की बजाय। स्पेकुलेटिव नेचर है, जो स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, कई बारी वो प्राइम मोटिव ही डेरिवेटिव्स का ये है कि स्पेकुलेशन वाले ही इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो लीवरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बारी क्या होता है कि कई बारी तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन कई बारी बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, तो इसलिए क्या है कि
ये मतलब एक वो कहते हैं ना दो धारी तलवार की तरह ही है, मतलब कि आप उधर गए तो प्रॉब्लम, और अगर बाई चांस चलो बच गए तो फ़ायदा भी है। तो वो चीज़ हम कह सकते हैं कि कुछ शॉर्टकमिंग्स इसकी हैं डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्यूचर्स पढ़ेंगे। फ्यूचर्स का एक चैप्टर है और एक चैप्टर है फिर ऑप्शंस का। ये अलग अलग भी दिए हुए हैं क्योंकि सिलेबस में है, तो काफ़ी डीपली इसकी स्टडी करनी ज़रूरी है हमें। तो हम फ्यूचर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू क्लास।